अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके हिस्सा ग्रामर में से कुछ बहुत मज़ेदार पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, हमने हिस्सा ग्रामर में जिस चीज़ के बारे में आज पढ़ना है वो इसम की इकसाम है। तो बच्चों, इसम की इकसाम में कौन कौन सी इकसाम आती हैं? इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल। तो बच्चों, इसम कहते किसे हैं? आपको याद है? बिल्कुल ठीक, किसी शख्स के नाम, किसी चीज़ के नाम या किसी जगह के नाम को इसम कहते हैं। आपका जो नाम है या मेरा जो नाम है वो इसम है। इसी तरह पाकिस्तान एक इसम है और इसी तरह किसी भी चीज़ का जो नाम होगा, मिसाल के तौर पर कुर्सी, मेज़, ये सब इसम हैं। इसम की इकसाम जो हम आज पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसम ज़मीर के बारे में, उसकी तारीफ़, मिसालें और सरगर्मी। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे इसम इशारा की तारीफ, उसकी मिसालें और आपकी किताब में दी गई सरगर्मी के बारे में। इसी तरह बच्चों, हम आखिर में पढ़ेंगे इसम मौसूल के बारे में, इसम मौसूल की तारीफ, मिसालें और आपकी किताब में दी गई सरगर्मी। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और सबसे पहले पढ़ते हैं इसम ज़मीर के बारे में। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इसम ज़मीर की तारीफ। इसम ज़मीर वो इसम है जो किसी इसम की जगह बोला जाए, यानी किसी चीज़ या शख्स के नाम की जगह जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको इसम ज़मीर कहते हैं। चलें इसकी मिसालें देखते हैं। अहमद बहुत ज़हीन है, वो ज़रूर इम्तिहान में अव्वल आएगा। बच्चों, अहमद तो इसम है। अब इसम ज़मीर यहाँ पे क्या है जो हमने अहमद की जगह इस्तेमाल किया है अपने दूसरे जुमले में? वो का जो लफ्ज़ है वो इसम ज़मीर है। अहमद बहुत ज़हीन है, वो ज़रूर इम्तिहान में अव्वल आएगा। तो बच्चों, जो वो का लफ्ज़ है वो इसम ज़मीर है जो असल इसम की जगह हमने इस्तेमाल किया है। अब बढ़ते हैं अगली मिसाल की तरफ। सबा बहुत नेक है, उसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। बच्चों, अब सबा तो इसम है और हमने दूसरे जुमले में इसम की जगह क्या इस्तेमाल किया है? उस। तो बच्चों, हम उसके गिर्द दायरा लगा देते हैं। उस क्या है? इसम ज़मीर जो असल इसम की जगह इस्तेमाल हुआ है। बच्चों, अगर आप कोई भी किताब पढ़ें या किसी भी शख्स या किसी चीज़ के बारे में कोई कहानी पढ़ें तो बार बार चीज़ का नाम ले सकते हैं। असल नाम की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम इसम ज़मीर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निशानी, इसम ज़मीर के पहचाने जाने की निशानी क्या है? चलें देखते हैं। ये, वो, उस, उसने, उसकी, यानी कोई शख्स है या कोई चीज़ है उसके असल नाम की जगह अगर हम ये अल्फाज लगाएं, ये, वो, उस, उसने, उसकी, वगैरह वगैरह, तो ये तमाम अल्फाज इसम ज़मीर कहलाएंगे। तो बच्चों, चलें बढ़ते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। मंदरजा झेल इबारत में से इसम ज़मीर ख़त कशीदा करें, यानी हमें एक इबारत दी गई है, हमने उसको पढ़ना है और इसम ज़मीर को ख़त कशीदा करना है। अब यहाँ पे जब हम इबारत पढ़ेंगे तो आपने ख़त कशीदा अल्फाज को गौर से देखना है, वो तमाम अल्फाज इसम ज़मीर हैं। चलें शुरू करते हैं अपनी इबारत को। असलम एक नेक लड़का है। यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? असलम का। असलम इसम है। अब आगे हम बार बार इबारत में असलम का नाम नहीं लगाएंगे, हम जिन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे वो इसम ज़मीर होंगे। आगे बढ़ते हैं। वो बाकायदगी से नमाज पढ़ता है। अब बच्चों, आपने देखा कि वो को हमने ख़त कशीदा किया हुआ है क्योंकि वो इसम ज़मीर है। आगे बढ़ते हैं। उसने कभी स्कूल से छुट्टी नहीं की। अब यहाँ पे इसम ज़मीर क्या है? उसने, क्योंकि हमने असलम का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल नहीं करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सब लोग, चलें जुमला मुकम्मल करते हैं। तो चलें बच्चों, अपनी इबारत को मुकम्मल करते हैं। सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। तो उसकी क्या है? इसम ज़मीर। हमने असलम के लफ्ज़ की जगह उसकी लगाकर इसम ज़मीर इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वो हमेशा जमात में अव्वल आता है। तो वो भी इसम ज़मीर है क्योंकि हम असलम का नाम बार बार नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके उस्ताज़ा उससे खुश हैं। तो बच्चों, आपने देखा कैसे हमने असलम को सिर्फ पहले जुमले में इस्तेमाल किया और बाकी तमाम जुमलों में हमने उसकी, उसके और वो के अल्फाज को इस्तेमाल करके इसम ज़मीर का इस्तेमाल किया। तो बच्चों, ये तो था इसम ज़मीर, उसकी तारीफ़, मिसालें और सरगर्मी। बढ़ते हैं आगे इसम इशारा की तरफ और पढ़ते हैं उसकी तारीफ़ को। इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा किया जाए, यानी किसी शख्स या चीज़ का नाम ना लिया जाए, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो उसकी तरफ इशारा करें। पढ़ते हैं मिसालों को। ये लड़का बहुत मेहनती है। अब बच्चों, इसमें इसम इशारा क्या है? किसी का नाम नहीं है, लेकिन हमने इशारे के तौर पे किस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है? बिल्कुल ठीक,
ये को। तो ये देखिए बच्चों, ये क्या है? इसम इशारा। हमने इशारे के तौर पे ये के लफ्ज को इस्तेमाल किया। अगली मिसाल देखते हैं, इस गेंद को उठा लाओ। अब गेंद का ना कोई नाम है, ना कोई चीज बयान की गई है गेंद के बारे में, सिर्फ क्या कहा गया है? इस गेंद को उठा लाओ। तो बच्चों इसमें इसम इशारा क्या है? इस। तो हम इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। आगे बढ़ते बच्चों, वो दीवार ऊंची है। अब दीवार का भी कोई नाम नहीं, ना ही उसको किसी खूबी या खसूसियत की बुनियाद पे बयान किया जा रहा है, सिर्फ क्या कहा जा रहा है? वो दीवार ऊंची है। तो यहाँ पे वो का लफ्ज इसम इशारा है। बच्चों अगला जुमला पढ़ते हैं, उसका क्या कसूर था। अब यहाँ किसी शख्स का नाम तो नहीं लिया जा रहा, सिर्फ इशारतन बात की जा रही है कि उसका क्या कसूर था। तो जो उसका लफ्ज है वो इसम इशारा है। तो बच्चों हम इसके गिर्द भी दायरा लगा देंगे। तो बच्चों आपने देखा, ये, इस, वो, उस इसम इशारा की मिसालें हैं। जब हम किसी चीज या किसी शख्स का नाम नहीं लेते और इशारतन बात करते हैं तो वो इसम इशारा कहलाता है। तो बच्चों अब देखते हैं आगे इसम इशारा की निशानियां क्या हैं। ये, इस, वो, उस वगैरह वगैरह, यानी जैसे मैंने आपको अभी बताया, किसी भी शख्स या चीज का नाम लेने की बजाय इशारतन जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इसम इशारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसम इशारा की इकसाम। अच्छा बच्चों, इसम इशारा की आगे भी दो इकसाम है। अब वो क्या दो इकसाम है, पढ़ते हैं उन दो इकसाम को। इसम इशारा की दो इकसाम है, चलें देखते हैं इसम इशारा की कौन कौन सी दो इकसाम है। चलें बच्चों इसम इशारा की दो इकसाम के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पहली किस्म है इसम इशारा करीब। अब इसकी तारीफ क्या है देखते हैं। वो इसम जो नजदीक की किसी चीज या शख्स की तरफ इशारा करे इसम इशारा कहलाता है। यानी जो किसी करीब की, नजदीक की चीज की तरफ हम इशारा करते हैं, जो आपके पास मौजूद होती हैं, उन्हें इसम इशारा करीब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम मिसालों को देखते हैं। ये फूल खूबसूरत है। अब बच्चों जो चीज पास होती है उसके लिए हम ये का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और जो दूर होती है उसके लिए वो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इसम इशारा करीब इस जुमले में क्या है? ये। तो हम ये के गिर्द दायरा लगा देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अगला जुमला देखते हैं, इस लड़के को बुलाओ। अब लड़का पास है तो इसका लफ्ज इस्तेमाल होगा और अगर लड़का दूर होगा तो उसका लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो इस जुमले में इसम इशारा करीब क्या है? इस। तो बच्चों हम इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। अब आपको समझ आई, जो चीजें आपके करीब या नजदीक होती हैं उनको इशारतन बुलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको इसम इशारा करीब कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसम इशारा बईद। अब इसम इशारा की दूसरी किस्म क्या है? इसम इशारा बईद। अब तारीफ को पढ़ते हैं बच्चों। वो इसम जो दूर की किसी चीज या शख्स की तरफ इशारा करे इसम इशारा बईद कहलाता है। यानी पहले हमने करीब की चीजों के बारे में पढ़ा था और इसम इशारा बईद क्या है? जो दूर की चीजों की तरफ इशारा करे। मिसालों को देखते हैं बच्चों। वो आदमी कहाँ जा रहा है। अब वो का लफ्ज आपको क्या बताता है कि ये इसम इशारा बईद है, जो दूर के शख्स के लिए बात की जा रही है। अब यहाँ वो के लफ्ज के गिर्द दायरा लगा के उसको अलग कर देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अगला जुमला पढ़ते हैं, उस मकान की तरफ देखो। अब मकान करीब होगा तो हम इसका लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और मकान दूर है तो उसका लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम उसके लफ्ज के गिर्द दायरा लगा देंगे। ठीक हो गया बच्चों। ये थी इसम इशारा करीब की तारीफ और मिसालें, इसम इशारा बईद की तारीफ और मिसालें। अब बढ़ते हैं इनकी सरगर्मियों की तरफ। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं इसम इशारा की सरगर्मी की तरफ। मंदरजा झेल जुमलों में से इसम इशारा अलग करके लिखें और ये भी वाज़िया करें कि ये इसम इशारा की कौन सी किस्म है। यानी हमें कुछ जुमले दिए गए हैं, हमने उसमें से इसम इशारा को अलग करना है और ये भी वाज़िया करना है कि वो इसम इशारा करीब है या इसम इशारा बईद है। तो चलें अपने पहले जुमले को पढ़ते हैं, उस लड़के को खाना दो। तो बच्चों इस जुमले में से इसम इशारा क्या है? उस। तो हम उसको खत कशीदा कर देंगे। अब आप मुझे ये बताएं, ये इसम इशारा बईद है या इसम इशारा करीब? बिल्कुल ठीक, दूर के लड़के के लिए बात हो रही है, जो आपसे दूर है, उस लड़के को। तो बच्चों ये इसम इशारा बईद है। तो हम इसके आगे उसकी किस्म लिख देंगे, इसम इशारा बईद। बईद मतलब दूर। ठीक हो गया बच्चों। चलें अगला जुमला पढ़ते हैं, ये लाठी किसकी है।
اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لاٹھی کس کی ہے، تو اب مجھے جلدی سے بتائیں اس میں اسم اشارہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ۔ اب چیز کا نام لے کے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لاٹھی کس کی ہے۔ اب جلدی سے بتائیں یہ اسم اشارہ قریب کا جملہ ہے یا اسم اشارہ بعید کا جملہ ہے؟ بالکل ٹھیک، نزدیک کی چیز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اسم اشارہ قریب کا جملہ ہے۔ ہم اس کے آگے اس کی قسم لکھ دیتے ہیں بچوں، اسم اشارہ قریب۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ چلیں اپنا اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ وہ عورت کون ہے؟ اب مجھے جلدی سے بتائیں یہ اسم اشارہ بعید کا جملہ یا اسم اشارہ قریب کا؟ بالکل ٹھیک، وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اسم اشارہ بعید کا جملہ ہے، اور اس میں اسم اشارہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، وہ۔ تو ہم وہ کو خط کشیدہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جلدی سے اس کے آگے لکھ لیتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ بعید کا جملہ ہے، کیونکہ وہ کا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ دور کی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب بچوں اگلا جملہ کیا ہے؟ اختر بہت برا لڑکا ہے، تم اس سے دور رہو۔ اب مجھے جلدی سے بتائیں اس میں اسم اشارہ کیا ہے؟ اس، اور اسم اشارہ کو ہم خط کشیدہ کر دیں گے۔ اور اب بتائیں اس اسم اشارہ بعید ہے یا اسم اشارہ قریب؟ اگر اختر پاس ہوگا تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ اس سے دور رہو۔ اختر دور ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اس سے دور رہو، تو یہ اسم اشارہ بعید ہے۔ تو بچوں یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اسم اشارہ بعید۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ تو تھی آپ کے اسم اشارہ کی سرگرمی، جس میں ہمیں کچھ جملے دیے گئے تھے اور ہم نے ان کو اسم اشارہ کی اقسام کے مطابق الگ الگ کرنا تھا۔ تو بچوں بڑھتے ہیں اسم موصول کی طرف اور پڑھتے ہیں اس کی تعریف کو۔ اسم موصول وہ اسم ہے، بچوں پڑھتے ہیں اسم موصول کی تعریف کو۔ اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے بعد ایک جملہ نہ لگایا جائے وہ پورے معنی نہیں دیتا، یعنی ایک جملہ بولا جائے لیکن تب تک وہ مکمل نہیں ہوگا یا وہ پورے معنی نہیں دے گا جب تک ہم ایک اور جملہ اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے، یعنی جب تک دو جملے اکٹھے نہیں بولے جائیں گے پہلے جملے کا مطلب واضح نہیں ہوگا۔ تو بچوں بڑھتے ہیں اسم موصول کی مثالوں کی طرف۔ تو چلیں بچوں اسم موصول کی مثالوں کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں اسم موصول کہاں ہے۔ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ اب بچوں یہ دو جملے ہیں، جو محنت کرتا ہے اور اگلا جملہ کیا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے۔ اب جب تک ہم اگلا جملہ نہیں بولیں گے تو جو محنت کرتا ہے وہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس میں بچوں اسم موصول کیا ہے؟ جو۔ اگر آپ جو کا لفظ نہیں لگائیں گے تو اسم موصول مکمل نہیں ہوگا۔ اگلی مثال کو دیکھتے ہیں۔ جس نے کام کیا انعام پایا۔ اب بچوں جس نے کام کیا پہلا جملہ ہے، انعام پایا دوسرا جملہ ہے۔ جب تک دوسرا جملہ نہیں لگے گا پہلے جملے کا معنی مکمل نہیں ہوگا، اور اس جملے میں اسم موصول کیا ہے؟ جس نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ جون سی مرضی چاہو چیز لے لو۔ اب بچوں جون سی مرضی چاہو آپ کو اس جملے سے سمجھ آتی ہے؟ اس جملے کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ دوسرا جملہ لگانا ضروری ہے، جیسے کہ جون سی مرضی چاہو چیز لے لو۔ چیز کا لفظ دوسرے جملے میں استعمال ہوا تو ہی آپ کو سمجھ آیا کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو بچوں اس جملے میں اسم موصول کیا ہے؟ جون سی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بڑھتے ہیں نشانیوں کی طرف۔ جو کچھ، جس نے، جون سا، جون سی وغیرہ وغیرہ کا استعمال کسی بھی جملے میں اسم موصول کو واضح کرتا ہے۔ تو بچوں بڑھتے ہیں اسم موصول کے دو اگلے حصوں کی طرف کہ اسم موصول میں مزید کون سے دو اقسام ہیں جس سے ایک جملے کو مکمل کیا جا سکتا ہے، صلہ اور جواب صلہ۔ اب بچوں صلہ کیا ہے؟ اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں، یعنی اسم موصول کا جو لفظ ہے اس کے بعد جون سا بھی جملہ آتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں بچوں، جو اگلا جملہ آتا ہے اسے جواب صلہ کہتے ہیں، یعنی صلہ کے بعد جو اگلا جملہ آتا ہے جو پہلے جملے کو مکمل کرتا ہے اسے جواب صلہ کہتے ہیں۔ بچوں میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، تو یہ تو ہے ایک مکمل جملہ۔ اب اس میں اسم موصول کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، جو۔ اس میں جو کا جو لفظ ہے وہ اسم موصول ہے۔ اب مجھے جلدی سے بتائیں صلہ کیا ہے؟
اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے، یعنی محنت کرتا ہے. تو ہم یہاں پہ اس کو لکھ دیتے ہیں، محنت کرتا ہے. بچوں آپ نے دیکھا اسم موصول کے بعد جو جملہ استعمال ہوا اس کو ہم صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جواب صلہ کیا ہے؟ جو پہلے جملے کے بعد استعمال ہوگا. کامیاب ہوتا ہے، یہ جواب صلہ ہے. ٹھیک ہو گیا، کامیاب ہوتا ہے. تو بچوں آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے ایک جملے کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. سب سے پہلے ہم نے اسم موصول کو الگ کیا، پھر صلہ الگ کیا، اور پھر جواب صلہ الگ کیا. ٹھیک ہو گیا بچوں، چلیں بڑھتے ہیں سرگرمی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسم موصول کی کیا سرگرمی ہے. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنی سرگرمی کو. مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم موصول، صلہ اور جواب صلہ الگ الگ کریں. بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال میں بتایا، ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان میں سے اسم موصول کو، صلہ کو اور جواب صلہ کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. تو چلیں اپنا پہلا جملہ پڑھتے ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب مجھے جلدی سے بتائیں اگر آپ کو یاد ہے کہ اسم موصول کون سے الفاظ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک، جس کی. تو بچوں ہم یہاں پہ لکھیں گے جس. ٹھیک ہو گیا، جس اسم موصول ہے. اب جلدی سے بتائیں صلہ کا کون سا جملہ ہے؟ کی لاٹھی. ٹھیک ہو گیا، کی لاٹھی. یہ تو ہو گیا بچوں صلہ. اب جواب صلہ کیا ہے؟ اس کی بھینس. ٹھیک ہو گیا بچوں، اس کی بھینس. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو ہم نے ایک جملے کو 3 حصوں میں اس طرح تقسیم کیا. چلیں پڑھتے ہیں اپنی اگلی مثال کو. جس نے کام کیا انعام پایا. اب جلدی سے بتائیں اس جملے میں اسم موصول کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، جس نے. اس کو ہم اسم موصول کے آگے لکھ دیں گے، جس نے. اب جلدی سے بتائیں صلہ کیا ہے؟ کام کیا. بالکل ٹھیک، کام کیا. اب مجھے بتائیں جواب صلہ کیا ہے؟ انعام پایا. بچوں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، اس جملے کا مکمل ہونا تبھی بنتا ہے جب جواب صلہ ساتھ لگایا جائے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ انعام پایا. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو بچوں یہ تو تھی ہماری سرگرمی جو اسم موصول کے حساب سے تھی، جس میں سے ہم نے اسم موصول کو، صلہ کو اور جواب صلہ کو الگ کیا. تو بچوں یہ آپ کے حصہ گرامر کی بہت ہی ضروری کچھ باتیں تھیں جو آج میں نے آپ کو بتائیں. آج آپ نے اسم ضمیر، اسم اشارہ کی قسمیں اور اسم موصول اور اسم موصول کے بنانے کا طریقہ پڑھا. تو بچوں مجھے یقین ہے آج آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ان تینوں چیزوں کی. آپ نے مشق حصے کو حل بھی کر لیا ہوگا. مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.